Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second topic of this chapter, India after independence. In this topic, I will cover the topic how were states formed, planning for development. So in the previous video we will read about how the constitution was written, how India has what are the challenges faced by the country after the independence, उसके बारे में हमने पढ़ा था. Now after the constitution has written, what another problem faced by the independent India, that how the states were formed. अब उन्होंने कहा कि as a India as a one nation, how to make a different state, किस तरह से हम लोग states बनाए. Now how the states form, states को कैसे फॉर्म हुआ, हमारे इंडिया में जो 28 स्टेट्स आए कैसे फॉर्म हुआ. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कंट्री हैज टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो पहले उन्होंने न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, रूल्स रेगुलेशन बाउंड्रीज था, वो सब क्या. तो स्टेट्स फॉर्म करने में क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ था, किससे ऐसे ये स्टेट्स फॉर्म हुआ था. तो फर्स्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस प्रोविंस. क्या इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस पार्टी थे, जो इंडिया के पहले के लीडर्स के जो मेन जो पार्टी सिस्टम था वहाँ पहले कांग्रेस था. तो इंडिया नेशनल कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस? दे प्रॉमिस्ड once the country won the independence, each major linguistic group would have its own provinces. तो क्या था, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब कंट्रीज ने क्या क्या था, इंडिया नेशनल कांग्रेस ने क्या क्या, वंस द इंडिया हैव गॉट द इंडिपेंडेंस, अगर इंडिया को जब भी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा हर लिंग्विस्टिक स्टेट का एक अलग प्रोविंसेस होगा. जितने भी लिंग्विस्टिक मतलब जो डिफरेंट पीपल स्पीकिंग द डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब जिसके रिलीजियस के ऊपर, अपने लैंग्वेजेस के ऊपर हमारा स्टेट डिवाइड होगा. जिसका जैसा लैंग्वेज उस स्टेट से हम अपना स्टेट को, इंडिया कंट्री को एज ए स्टेट्स को डिवाइड. जैसे पंजाब का अलग स्टेट था, पहले नहीं था, ये स्टेट बाद में डिवाइड हुआ. तो पहले जब क्या क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी थे उन्होंने कहा वंस द इंडिया हैज गॉट द इंडिपेंडेंस वी विल डिवाइड द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है. लिंग्विस्टिक मतलब डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वी विल डिवाइड द स्टेट. तो ये उनका सोच था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था पीपल से कि अगर हमको इंडिपेंडेंट मिलेगा कि हम लैंग्वेज के ऊपर से हर अपना एक राज्य होगा, ठीक है ना. कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर दिस प्रॉमिस ड्यू टू द फियर ऑफ पार्टीशन. नाउ व्हेन द इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज टू फेस, क्या प्रॉब्लम फेस किया था, इंडिया हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन. इंडिया ने क्या प्रॉब्लम फेस किया था, पार्टीशन का प्रॉब्लम फेस किया था, जिससे हमारे हिंदू मुस्लिम का पार्टीशन हुआ था. तो उसमें हमारे बहुत से हिंदू पीपल्स की 1.5 मिलियन ऑफ पीपल्स मारे गए थे. तो इसको मन में एक फियर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अगर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी विल स्टार्ट डिवाइड द स्टेट, अगेन वी हैव मेक अ डिफरेंट नेशन. मतलब एज अ कंट्री है, अगर हम लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को डिवाइड करें, कहीं आगे जाके ये बोला ना जाए कि हमारा ये अलग कंट्री. जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ने, पाकिस्तान ने पहले एक साथ, जब वॉर हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई, तो सब एक साथ है. जैसे इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमारा पाकिस्तान एक अलग स्टेट है एंड वी हैव अ सेपरेट नेशन. तो यही चीज इनके मन में भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मन में फियर था कि कहीं अगर हम लैंग्वेज के बेस पर अपना स्टेट्स को डिवाइड करें तो आगे फ्यूचर्स में कहीं वो स्टेट अपना एक कंट्री न बना ले, ठीक है. तो ये चीज उनके माइंड में क्लियर था. उन्होंने पहले से प्रॉमिस तो कर दिया कि हाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल डिवाइड द नेशन अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक नेचर, बट आफ्टर व्हेन द इंडिपेंडेंस, then the partitions will have millions of people so died. They have a fear in the mind whether after the if you make a divide the states according to the language, then the after future they will make a own country. तो ये चीज उनके मन में था. एक मन में फियर था कि कहीं हमारा स्टेट में पार्टीशन, लैंग्वेज पर स्टेट डिवाइड कर ये पार्टीशन छोड़ न जाए. तो उसमें क्या क्या, फिर उन्होंने क्या क्या, लीडर्स ने क्या किया, द कंट्री कुड नॉट अफोर्ड द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो इस चीज को कंट्रीज में क्या किया, कंट्री में जो भी कांग्रेस के लीडर्स है इसके उन्होंने एफर्ट देना छोड़ दिया कि नहीं, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर अपना स्टेट्स को नहीं डिवाइड करेंगे. फर्दर वी विल डिसाइड हाउ टू डिवाइड द स्टेट्स. तो उन्होंने कुछ दिन तक शांत रहे कि अब हमको नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी विल नेवर डिवाइड द स्टेट. क्योंकि अगर बाद में वही जो पार्टीशन वाला प्रॉब्लम था, वही फियर पार्टीशन की वजह से उन्होंने
इसके लिए एफर्ट देना छोड़ दिया कि नहीं स्टेट को कैसे वो बाद में डिसाइड करेगा ना। द प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वेर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज स्टेट। कौन कौन से लीडर्स है? प्राइम मिनिस्टर में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स के खिलाफ थे कि हमको नहीं, इसका नहीं, आज इंडिया एज वन नेशन देयर शुड बी, वी शुड ट्राई टू मेक एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। हमको उस चीज में एफर्ट देना है कि हमारे नेशन का डेवलपमेंट, ये नहीं कि हम लिंग्विस्टिक्स पर अपने कंट्री को डिवाइड करें। हमारा हमारा मकसद क्या है? हमको नेशन का डेवलपमेंट करना है, हमको डिवाइड नहीं करना अपने इंडिया को। तो ये था, नेहरू ने इसके लिए क्रिएट किया कि नहीं हमारा लिंग्विस्टिक स्टेज पर हमारा अगर स्टेट्स नहीं डिवाइड होगा। फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। तो फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया नेशन क्या था कि हमको अपना नेशंस बनाना। आज इंडिया इज वन कंट्री, वी शुड हैव अ वन नेशन, वेदर वी हैव अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक पीपल, वी हैव ओनली वन नेशन। तो इसके बेस पर हम इंडिया को कैसे स्टेट फॉर्म, तब स्टेट्स कैसे फॉर्म किया जाए, ये स्टेट्स आया कहाँ से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, वेस्ट बंगाल, सब कैसे हुआ? तो इसके लिए फिर जब इन्होंने ये क्रिएट कर दिया कि फैसला कर दिया कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में हमारा स्टेट नहीं डिवाइड हुआ, तब क्या हुआ? क्रिएटेड अ ग्रेट डिसअपॉइंटेड विद द कन्नड़ा, मलयालम एंड द मराठी स्पीकर्स। ये तीन स्टेट्स ने इसका प्रोटेस्ट किया कि नहीं, अगर आप लोग लिंग्विस्टिक्स पे बेस पर अगर स्टेट नहीं डिवाइड किया, आपने प्रॉमिस किया था कि आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हमको स्टेट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो जब प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी जो था कि लैंग्वेज स्टेट्स पर उनको फेल कर दिया, तो कौन कौन सा डिसअपॉइंट हुए? कन्नड़ा, मलयालम एंड मराठी स्पीकर्स। तो ये देखो, ये डिफरेंट स्टेट्स के लैंग्वेज के नाम से, कन्नड़ा कहाँ बोला जाता था, ये आप लोग जानते हैं, कन्नड़ कहाँ बोला जाता था, मलयालम कहाँ बोला था, मराठी कहाँ बोला, ये डिफरेंट स्टेट्स के लैंग्वेज है, ये डिफरेंट स्टेट्स के लैंग्वेज स्पोकन। तो इन्होंने क्या क्या स्पीकर्स इन्होंने प्रोटेस्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ कि नहीं, अब हम लोग को अपना डिफरेंट अपना स्टेट चाहिए। एज अ वी आर द तमिल स्पीकर, वी नो वी वांट ओन कंट्री, मलयालम वी वांट आवर ओन स्टेट, मराठी वांट्स देयर ओन स्टेट। ये अपने अपने स्टेट्स को मांग रहे थे। तो उन्होंने क्या क्या प्रोटेस्ट किया, ठीक है? Look forward having their own state. Strong protests come from the Telugu speakers and district of Madras president. तो ये पहले तो ये तीन स्टेट था जहाँ पे ये स्पोकन किया था। उस सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कहाँ से आया था? तेलुगु स्पीकर से और डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर तेलुगु स्पीकर से कहा नहीं, आज भी आज तेलुगु हम मद्रास वी हैव वांट्स अ डिफरेंट सेपरेट प्रोविंसेस। हम लोग का एक अपना सेपरेट प्रोविंसेस होगा, हम लोग का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, वो चीज हम लोग को रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट से बहुत सारे ये हुआ कि नहीं, इस चीज को हम नहीं करेंगे, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी भी हम लोग का पार्टीशन हुआ, बहुत से लोग को हैम्पर्स हुआ, हमारे बहुत सी चीज डिस्ट्रॉयड हुए। अगर हम लोग स्पेस पे स्टेट करें तो हमारा फिर आगे फ्यूचर्स में भी यही सेम प्रॉब्लम होगा। तो उसके ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक लीडर थे 1940 when Nehru won the campaign during the general election, he was met with a black flag। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गया, मास मूवमेंट लेते गया कि नहीं, हमको अपना स्टेट चाहिए, हमारा डिफरेंट स्पीकर वी हैव अ ओन स्टेट। तो 1952 में जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मद्रास प्रेसिडेंसी में एज अगेंस्ट जनरल इलेक्शन के कैंपेन के, वहां पर उनका स्वागत कैसे किया गया? ब्लैक फ्लैग से, कि आपका जो भी पॉलिसी हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, वी वांट देयर ओन स्टेट, दे वांट फॉर द आंध्र, दे लोग मांग रहे थे हम अपना आंध्र प्रदेश को वांट आंध्र, वो लोग स्लोगन देने लगे वी वांट आंध्र, वी वांट आंध्र। तो ये वहां पर कैंपेन स्टार्ट हुआ और वहां पर एक लीडर थे पोटी श्रीरी मुल्ला। ये कौन से स्लोगन दिया था उन्होंने? अब ये मूवमेंट को और भी तेजी से भेजा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एज थोड़ा सा कैंपेन है, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, बाद में ये शांत हो जाएगा। लेकिन जो पोटी श्रीराम मुल्ला जो लीडर्स थे तेलुगु के, उन्होंने क्या कर दिया? भूख हड़ताल कर दिया, हड़ताल पर चले गए और वो हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए। क्योंकि उस समय नेशनल मूवमेंट से उन्होंने देखा कि नेशनल मूवमेंट में इन्होंने साथ है कि इससे मूवमेंट से हमको क्या बात, तो उन्होंने यही स्टार्ट किया कि अब हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग का अपना एक स्टेट चाहिए।
तो उन्होंने कौन सा इन 1940 में नेहरू वॉन्स अ कैंपेन टू द जनरल इलेक्शन ही वाज मेड विद अ ब्लैक फ्लैग एंड स्लोगन डिमांडिंग वी वांट आंध्रा। ठीक है, उस समय उन्होंने डिमांड करना है कि हमको आंध्र प्रदेश अपना स्टेट है। पोटी श्रीरामुलु वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट। जो पोटी श्रीरामुलु वहाँ के तेलुगु के देश के स्टेट के लीडर्स थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया कि वो ग्राउंड आना फॉर्मेशन ऑफ आंध्र से हमको एक आंध्र स्टेट चाहिए अलग, जिसमें हमारे लोग ही रहेंगे, हमारे लैंग्वेज के पीपल्स यहाँ बिलोंग करेंगे। ठीक है, 15 दिसंबर 1952, 50 days into his fast, पोटी श्रीरामुलु was died। तो यहाँ पर नेशनल्स ने क्या देखा, यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स ने क्या किया कि हाँ ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो रहा है, बाद में धीरे चल रहा है, लेकिन जब पोटी श्रीरामुलु तो उन्होंने 58 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल किया, जिसमें उनकी डेथ हो गई। एक 58 दिन व्रत रहना मतलब बिना खाए पिए, तो वो 58 डेज में इनका व्रत डाइड हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसको अनदेखा कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे वजह से ये हो सकता, लेकिन उनको ये नहीं था कि हाँ इनकी डेथ हो जाए। अब इनकी डेथ होने की वजह से प्रोटेस्ट और भी भयानक है, चारों तरफ हंगर स्ट्राइक का हड़ताल होने लगे, सब तरह वो हो गया कि दुकान सब बंद करें, कहीं फायरिंग होने लगे, भाई किसी का लीडर कोई लीडर डेथ हुआ तो इससे अब कांग्रेस को लगा कि नहीं अब ये मूवमेंट हमारा बहुत ज्यादा, अब ये डिमांड हमको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से किसी की डेथ हुई, बहुत सी जगह लड़ाई दंगे फसाद हो रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा नहीं अब इनकी डिमांड हमको फुलफिल करें, तो कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, the protests were so widespread that the central government was forced to give in to the demand. On 1st October 1953, Andhra Pradesh was formed. तो ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा फैल गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ा कि ऑन 1st अक्टूबर 1953 उन्होंने कहा लो भाई अब अपना आपका स्टेट बन गया, यू कैन मेक देयर ओन स्टेट। तो ऑन 1st अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म। तो एक बार 1st अक्टूबर को उन्होंने कहा कि ठीक है आज तेलुगु स्पीकर्स वी कैन मेक योर ओन स्टेट आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो स्टेट फॉर्म हुआ तो धीरे धीरे ये स्प्रेड मैसेज सब जगह चला, तो अदर स्टेट्स भी बोले नहीं अब जब इनका स्टेट बन रहा तो वी आर द पीपल्स वी ऑल्सो मेक देयर ओन स्टेट, वी आर द लिंग्विस्टिक्स इन द नॉर्थन इंडिया मेक देयर ओन स्टेट, पंजाब विल मेक देयर ओन स्टेट, मुंबई विल मेक देयर ओन स्टेट। डिफरेंट स्पीकर्स भी बोलने लगे अपना डिमांड कर नहीं अब हमको भी डिमांड हमारे अभी अपने स्टेट चाहिए, जिस तरह आंध्र प्रदेश से स्टेट फॉर्म हुआ उस तरह से हमारा भी अलग। तो ये इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जो नॉर्थ इंडियन स्पीकर्स है जहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस है, लार्जेस्ट प्रोविंस है, उसको ये कहा कि हाँ यू कैन मेक देयर ओन स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। तो 1960 में क्या होता मुंबई को डिवाइड कर, क्योंकि लास्ट प्रेसिडेंसी तो उसको बोला गया आधा 2 पार्ट पे, आधा गुजरात एंड मुंबई में डिवाइड कर दिया गया था। 1960 में पंजाब और हरियाणा को 2 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया कि अकॉर्डिंग टू द बाउंड्रीज और प्रोविंसेस में डिवाइड किया। अब तो कर्नाटक को भी एज अ तेलंगाना में भी डिवाइड कर दिया गया, हैदराबाद को उसको तेलंगाना में डिवाइड किया क्योंकि बहुत बड़ा प्रोविंस था, इट वाज नॉट इजी टू रूल द लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेट क्यों फॉर्म हुआ, स्टेट इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ओवर द ऑल द स्टेट्स और द लार्ज प्रोविंस है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट हर स्टेट्स को नहीं कंट्रोल करता, पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया, तो इसके लिए डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म हुआ। तो ये पूरे स्टोरी थे किस तरह से हमारे स्टेट्स 28 at that time 1960 only 14 states were formed। धीरे धीरे हमारे स्टेट 29 स्टेट्स में फॉर्म हुए, प्रोविंस स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, मतलब बाउंड्रीज देखते हुए, उसकी रेंज देखते हुए कि जितना हम लोग एज अ स्टेट गवर्नमेंट हमारी इस बाउंड्री को कंट्रोल करे तो उन्होंने ये स्टेट फॉर्म किया। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी किस तरह से हमारा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is planning for development. So the country has to face another new challenges or problems that how to make a planning for the development of our country. तो किस तरह से हम प्लानिंग करें ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज गॉन अंडर द वेरी लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस, मतलब बहुत सा इकोनॉमिक क्राइसिस था क्योंकि वॉर में बहुत सा डिस्ट्रॉयमेंट जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे
उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया, जिससे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत ही पुअर था। उनके पास इतना फंड्स नहीं था कि वो अपने पैसा लगा के तुरंत कुछ कोई चीज का डेवलपमेंट करे। इकोनॉमिक रिसोर्स भी नहीं था कि हमारे पास कुछ ऐसा यूज कर सके। पीपल्स भी उतने मेच्योर एजुकेटेड नहीं थे, बहुत से पीपल्स डायड हुए थे। मतलब वो पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम था कि किस तरह से हमको डेवलपमेंट करना। ये हमारा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कम्स अंडर द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि किस तरह से हमको डेवलपमेंट करना है, पीपल्स को किस तरह से जॉब देना, कैसे होम देना, किस तरह से कंट्री को आगे फर्दर डेवलपमेंट करके ताकि आज इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री हो सके। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस में, कैसे इंडिया ने ये चैलेंज को फेस किया, और कैसे आज जो इंडिया 1947 से आज 2020 तक में ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, और आज वी विल कंपेयर दैट इन 1950s और 2020 में इंडिया आज कहाँ है। ठीक है, तो ये किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चैलेंजेस लीडर्स लोग ने फेस किया, क्या क्या नई पॉलिसी बनाए, क्या प्रोग्राम्स बनाए कि हमको कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज अ मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द नेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? फर्स्ट, लिफ्टिंग द इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंडियंस का था, नेशन का क्या था कि लिफ्टिंग द इंडिया एंड द इंडियन, मतलब इंडिया और इंडियंस के पीपल्स को हमारी गरीबी हटाना है, मतलब पॉवर्टी हटाना है। मतलब पहला प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्टिव था नेशन का। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ एबोलिश ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी, हम गरीबी हटाएंगे तभी हमारा कंट्री डेवलप्ड होगा। अनदर ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस। मॉडर्न टेक्निकल, ठीक है, बिल्डिंग अ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था उनका, दो मुख्य उद्देश्य था। क्या ऑब्जेक्टिव था कि पहले हम इंडिया की पॉवर्टी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। नेक्स्ट वी विल मेक अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, हम मॉडर्न टेक्निकल यूज करेंगे और इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट करेंगे। ये दो ऑब्जेक्टिव था। अब ये दो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए नए नए पॉलिसी प्रोग्राम्स बने थे। तो क्या क्या पॉलिसी प्रोग्राम्स बने थे? तो फॉर दिस फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव द लीडर्स विल मेक अ प्लानिंग कमीशन। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन क्या होता है? जिससे 5 इयर्स प्लान होते हैं कि 5 इयर्स प्लान में जो भी गवर्नमेंट उस समय फॉर्म होता है वो क्या पॉलिसी अप्लाई करता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन हमारा सेट हुआ था 1950s में, ठीक है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 1950 में प्लानिंग कमीशन क्यों सेटअप हुआ था? तो सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये प्लानिंग कमीशन हमारा सेटअप हुआ था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। तो ये प्लानिंग कमीशन में 5 इयर्स प्लान रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो अपने पॉलिसी प्रोग्राम चल रहे ताकि हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी ओवरऑल नेशन का ग्रोथ है, हमारी जो बेरोजगारी है वो हटे, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहले 1950 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेटअप हुआ था। उसमें क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव था? देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द इंडिया वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। उस समय 1950 में प्लानिंग कमीशन से पहला कमीशन जब हमारा सेट हुआ था 5 इयर्स प्लान, उसमें चाहता है कि हम इंडिया को एज अ मिक्स इकोनॉमी मॉडल बनाएंगे। मिक्स इकोनॉमी मॉडल मतलब यहाँ पर बोथ द मिक्स, मतलब यहाँ पर बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स मिलके अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ करें। यहाँ पर मतलब इसका प्लान में क्या डिफरेंट पॉलिसीज आर फ्रेम्ड टू मेक फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इकोनॉमिक डेवलप, उसको बोलते हैं 5 इयर्स प्लान। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द इंडिया वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड मतलब यहाँ पर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स जॉइंटली वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कोई भी वर्क करेंगे दोनों सेंट्रल और द प्राइवेट सेक्टर मिलके वर्क करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी। बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड इम्पोर्टेंट एंड कंप्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड द जनरेटिंग द जॉब। फिर यहाँ पर बोला गया बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ वर्क करके क्या करेंगे? प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और जॉब्स को भी जनरेट मतलब क्रिएट करेंगे।
नए नए मॉडर्न सब टेक्निक डेवलपमेंट बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, इस तरह से इनका प्लान था। तो इस पूरा अगर हम लोग दोनों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे, कम्प्लीमेंट्री करेंगे, तो हमारा जो क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे और जॉब भी जनरेट करेंगे। ठीक है। हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन अ डिफरेंट स्टेट रीजन एज वाज डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इसको भी कहा किस तरह से हम जो प्लानिंग कमीशन बनाए हैं, किस तरह से हमने स्टेट और प्राइवेट सेक्टर्स में आगा करेंगे ताकि हमारा कॉम्बिनेशन सही रहे। डिफरेंट स्टेट रिलीजन किस तरह से हम कंबाइन करके ज्वाइंटली वर्क करें ताकि हमारा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहे कंट्रीज में। ठीक है। तो ये भी एक उनका टारगेट था, हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट एंड रीजन डिफाइन बाय, मतलब जो प्लानिंग कमीशन जो डिफाइन किया था उसको हमको कैसे बैलेंस करना है ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जितना जल्दी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। ये 1950s के 5 years प्लान थे। नेक्स्ट इन 1950 सेकेंड 5 year प्लान वाज फॉर्म। तो उस समय हमारे गवर्नमेंट में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ये प्लान बनाया था। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमको एज ए इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी और जॉब जनरेट करें, हमारा प्रोडक्शन कर, किसी तरह डैम्स कंस्ट्रक्शन, ये सब पूरा था हमारे प्लान्स में। तो फर्स्ट 5 years प्लान में क्या था कि हमको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मिलकर वर्क करना है फॉर द डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमिक। ठीक है। और बैलेंस रहेगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट में और रीजन्स में, और दोनों सेक्टर्स मिलकर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे और जॉब क्रिएट ना। नेक्स्ट 5 years प्लान क्या था? नेक्स्ट 5 year प्लान, सेकेंड 5 years प्लान was formed in 1956. In 1956 सेकेंड 5 year प्लान was formed. ये गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म्स होता था नेक्स्ट 5 year में, और इसको फॉर्म करने के लिए प्लानिंग कमीशन को फॉर्म करने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 5 year प्लान था, क्योंकि उन्होंने वो रशिया, और ये हमारा सेकेंड 5 year प्लान कहाँ से एप्रिशिएट हुआ था? ये हमारे रशिया से हुआ था। रशिया में ये 5 year प्लान होता, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो रशिया से बहुत ज्यादा एप्रिशिएट थे। तो उनको देखा कि उन्होंने इतना ह्यूज वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, ह्यूज डिस्ट्रक्शन के बाद भी रशिया बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। तो उनको लगा कि इनकी जो पॉलिसी है, प्लान पॉलिसी है, वो बहुत गेनफुल है, इंपॉर्टेंट है जो डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने ये पॉलिसी एप्लीकेबल किया कि 5 years का प्लान बनाएंगे कि ये 5 years में हमको इतना डेवलप है, फिर उसके बाद न्यू पॉलिसी बनाएंगे तो नया पॉलिसी डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का। ये वहां से रशिया से लिया गया था 5 year प्लान। तो 1950 हर 5 years प्लान का एक नया ऑब्जेक्टिव होता है, हर 5 years प्लान का। तो 1956 में सेकेंड 5 year प्लान हुआ था। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थी? इसके ऑब्जेक्टिव फोकस strongly on the development of heavy industries such as steel plant and the building of dams. तो सेकेंड 5 year प्लान इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग का किस पे फोकस करेंगे? हम लोग फोकस करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ डैम। तो सेकेंड 5 years में ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चन रहता, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव वाज ऑन द फर्स्ट 5 year प्लान, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड 5 years में क्या ऑब्जेक्टिव था? टू गिव अ डेवलपमेंट ऑन द हेवी इंडस्ट्रीज एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स। ठीक है। तो स्टील प्लांट और डैम बनाना क्या था? डैम से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डैम की वजह से हमारी पानी के स्टोरेज कैपेसिटी बता, ड्यूरिंग द फ्लड्स में पानी कैप्चर, और जब हमारा पानी का शॉर्ट है तो डैम से हम लोग इस पानी को एज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए छोड़ते हैं, इसलिए तो डैम्स कंस्ट्रक्शन होते हैं। नहीं तो अभी ऐसा था फ्लड ज्यादा आ जाता, हम लोग डैम से पानी को रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा फ्लड होता है, हमारा पूरे फसल नुकसान है। इसलिए उन्होंने हर जगह डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया कि हम लोग को पहले डैम्स कंस्ट्रक्शन करें ताकि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हमारे पास है, पैसा तो है नहीं हम लोग पर, जो हमारी प्राकृतिक जो हमारी खेती, उससे हम अपना प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे। तो पहले से उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, पहले हम लोग उन्होंने डैम पर कंस्ट्रक्शन किया और हेवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, जो हमारा लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, this focus the heavy industries and effort of the state regulations of the economic was to guide the economic policy for the next few decades. तो इन्होंने ये हेवी इंडस्ट्रीज पर क्यों फोकस किया? उन्होंने ये इसलिए फोकस किया कि एफर्ट ऑफ द स्टेट रेगुलेशन द इकोनॉमिक वाज टू बी गाइड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट। मतलब अगर हम हेवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस करें तो ये हमारे कुछ डिकेड, मतलब कुछ पीढ़ी तक ही हमारे डिकेड्स चलते रहेंगे हमारी पॉलिसी, और हमारे लिए
पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। Some felt that it has to put inadequate emphasis on agriculture and others argued that it neglect the primary education. Now, जब गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हमको इंडस्ट्रीज और डैम्स और कंस्ट्रक्शन ज्यादा डेवलपमेंट करना, ज्यादा फोकस करना है, लेकिन कुछ लोग ने इसके विरुद्ध किया, आर्ग्यू किया नहीं कि अगर हम ज्यादा एग्री इंडस्ट्री चाहे तो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी थिंग्स था हमारा एग्रीकल्चर उस पर हम लोग फोकस है, इससे हमारे नेचुरल एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी फेस करते हैं हम इंडस्ट्रीज में जो हमारा नेचुरल, तो ये चीज उन लोग बहुत लोगों ने इसका आर्ग्यू किया कि नहीं हम लोग सिर्फ पूरा उसी पर भी फोकस नहीं, उन लोग अदर चीज को भी फोकस करेंगे। तो कुछ इसमें इससे प्रोटेस्ट है, कुछ पॉलिसी के साथ थे, कुछ पॉलिसी के आर्ग्यू में थे, तो वो उसके गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। वो था कि कुछ लोग इसके विरुद्ध थे कि नहीं हमको ये पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत सब हुआ। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन हुआ कि हमको ऐसा हुआ। तो हर साल प्लानिंग है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्लानिंग पॉलिसी को फॉलो करना है और किस तरह से हमारे तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। अब धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रीज, डैम, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन पर भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, तो धीरे धीरे हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। तो ऐसे ही नहीं हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को तुरंत आज जो फैसिलिटीज आज हम लोग को मिला है वो पहले मिला था। बहुत साल उन्होंने वर्क किया, बहुत उन्होंने हार्ड वर्किंग किया, तब जाके आज हम लोग इस मुकाम पहुंचे कि आज ऐसे फ्रीली हम लोग हर चीज को देख सकते हैं। तो ये पूरे हमारे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही वर्क किया कि आज इंडिया को एज ए डेवलपिंग कंट्री के तक पहुंचाने में। क्लियर? This after this we have to come to the end of this chapter. So watch the video very carefully. If you have any problem, you can ask me. Okay? Thank you.